अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान का क्या होगा? वो चौतरफा टूटेगा, उसका विघटन होगा, या हर बार की तरह वो इस बार भी बच निकलेगा? पिछले 24 घंटे के भीतर बॉर्डर पर क्या हुआ और दोनों तरफ के किस तरह का आक्रामक कार्रवाई हुई, आज की परिचर्चा में हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, वहाँ की राजनीति, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की सेना और भारत के अगले एक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क, एक आतंकवादी देश जिसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, जो लगभग तबाह है, बैंकरप्ट कंट्री है। और इस वक्त वहाँ पर गंभीर बात यह है कि एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो धोखा देकर, जो लोकतंत्र को छीन कर ज़बरदस्ती बिठाई गई एक पपेट गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की फ्रॉड गवर्नमेंट है, जो नकली सरकार है, और वहाँ का प्रधानमंत्री भी नकली है, जिसे सेना ने ज़बरदस्ती वोट छीन कर बिठा रखा है। पाकिस्तान का जो नेता है वो जेल में है, इमरान खान, जिसकी पार्टी को मैंडेट भी मिला, लेकिन उनसे सारे वोट छीनकर उनके नेता को जेल में डाल दिया गया और एक नकली प्रधानमंत्री को पद पर बिठा दिया गया, जो पपेट है। शहबाज शरीफ और उनकी सरकार के कारनामे पूरी दुनिया जानती है। शरीफ ब्रदर्स ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सरकार एक पपेट गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ एक बुजदिल, कायर, कमज़ोर, डरा हुआ प्रधानमंत्री है, जिसको ना अपनी आवाम का सपोर्ट हासिल है, ना अपनी हुकूमत का हासिल है, ना अपोजिशन का हासिल है, और ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। दरअसल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, बल्कि वहाँ की सेना चलाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार पर पाकिस्तान की जो सेना है, वो सेना का काम करने के अलावा हर वो काम करती है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। वो कारोबार करते हैं, वो बिजनेस करती है वहाँ की सेना, मॉल चलाती है, पिक्चर हॉल चलाती है, बाज़ार लगवाती है, ठेका पट्टा लेती है, पैसे कमाती है, और इस सब की खुलेआम वहाँ पर इजाज़त है। पाकिस्तान को बर्बाद करने में वहाँ की हुकूमतों का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सेना का रोल रहा है। उनकी अपनी अदालतें हैं, उनकी अपनी पुलिस है। अगर वहाँ की मिलिट्री के खिलाफ कोई आवाम का आदमी, कोई सिविलियन, कोई शहरी कुछ लिखता बोलता है, उसको सेना वाले पकड़ ले जाते हैं, ज़बरदस्ती सज़ा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। दरअसल पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए जब वहाँ की संसद चल रही है, वहाँ के वीडियोज़ वायरल हैं, पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तान की अपनी आवाम का सपोर्ट हासिल नहीं है। इसीलिए वो भारत के खिलाफ कुछ भी करने से डरते हैं, घबराए हुए हैं। पूरी दुनिया में टर्की को छोड़कर किसी का भी सपोर्ट, वो भी टर्की ने पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया है, वरना दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, भारत के साथ खड़े रहे। ये क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, ये एक विश्वसनीयता का प्रश्न है, जो पाकिस्तान की मौजूदा नकली धोखे से आई पपेट गवर्नमेंट में बिठाए गए लोग हैं। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान चलाता है, उसकी बेटी पंजाब में बैठी हुई है, और इनका हौसला नहीं हुआ, इनकी औकात और साहस नहीं है मरियम नवाज की कि वो भारत की किसी भी कार्रवाई की मजम्मत कर पाए। इनमें इतना नैतिक बल नहीं है। ये एक बुजदिल, कायर कौम है, और ऐसा वहां की आवाम कह रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब ब्रजेश मिश्रा करें ना। आप पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का जब झांक कर देखेंगे, एक कैंसरस सोसाइटी में तब्दील हो चुकी है, एक टेररिस्ट सोसाइटी में तब्दील हो चुका मुल्क है। इसी वजह से वो भारत पर खुलकर साहस कर हमला करने की औकात और साहस नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग कल पैनिक थे कि पाकिस्तान ने यहाँ अटैक किया। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे घटिया ड्रोन्स भेजे थे जिनको मारने के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं है, वो एयर गन से ही मारे जाएंगे। ऐसे 400 ड्रोन्स कल भेजे थे, जिसको लेकर हमारे मीडिया के भाई बहनों में बड़ा पैनिक था, यहाँ हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया। इनकी कोई औकात नहीं है, ये पटाखा हैं, उससे भी बदतर हैं। इनकी हैसियत नहीं हुई कि ये मिसाइलों के जरिए भारत पर आक्रमण कर सकें या अटैक की क्षमता हासिल कर सकें। जवाब में भारत ने क्या किया? सिर्फ 4 अटैक किए, और 4 अटैक में इनको छठी का दूध याद दिला दिया।
आसिम मुनीर अपनी फौज के साथ छिप गया। रावलपिंडी का ब्लास्ट बहनों भाइयों, हमारी मीडिया ने पता नहीं क्यों उसको ठीक से दिखाया नहीं। रावलपिंडी का मतलब समझते हैं क्या? पिंडी पाकिस्तान की आत्मा है। पाकिस्तान की जो सेना का जनरल हेडक्वार्टर है, जिसे जीएचक्यू कहते हैं, वो पिंडी में ही है। पाकिस्तान को इस्लामाबाद नहीं चलाता, गलतफहमी इस बार आई है। पाकिस्तान को पिंडी चलाता है। और उसी पिंडी के स्टेडियम में धमाका करके भारत ने पाकिस्तान की सेना को और उनके जीएचक्यू को औकात दिला दी कि स्टेडियम और जीएचक्यू के बीच की दूरी 3 किलोमीटर की है, वहां गिरा सकते हैं तो तुमको तो खत्म ही कर सकते हैं। कल्पना करिए कि अगर जीएचक्यू को तबाह कर दिया जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा। हमारी रीच वहां तक है। ये तो भारत का सब्र है, संयम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि है। हम एक जिम्मेदार सोसाइटी हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से हमें उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, बहनों भाइयों, कभी कभी डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ता है, निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ती है, वो भी एक ऐसी कमजोर, कायर, बुजदिल सरकार के सामने जो खुद में हताश है। वहां का प्राइम मिनिस्टर अपने अपोजिशन का सामना करने की औकात नहीं रखता, सामना नहीं करता, कांपते हैं उसके हाथ, बोलते बोलते उसके मुंह से गिरने लगता है, सब अजीब सी स्थिति में है वो। तो बहनों भाइयों, ये सही वक्त है कि हमें कुछ कठोर कार्रवाई कर भी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तब जब इमरान खान जेल में है, पूरी आवाम उसके साथ खड़ी है। उसके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज सदन में यह कहा कि अगर इमरान खान बाहर आ जाए और इस्लामाबाद में रैली कर दे तो 60 लाख पाकिस्तानी इकट्ठा होंगे। इसका मतलब कि शहबाज शरीफ की सरकार पपेट सरकार ही नहीं, अपने आवाम का सपोर्ट पूरी तरह से खो चुकी है। तो ये सही वक्त है कि एक कमजोर सरकार के सामने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि आने वाले दशकों तक भारत के लिए वो कोई चैलेंज या कोई खतरा या कोई आतंकवाद जैसी चीज के बारे में सोचने से पहले उनकी 7 नस्लें भी इस बात को सोचें। तो मैं आज आपको कुछ चुनिंदा बयान लाया हूँ। यह आपको किसी और मीडिया में नहीं मिलेगा, न चैनलों में मिलेगा। कोई इस्लामाबाद कब्जा करा रहा है, कोई लाहौर करा रहा है। सुरेंद्र राजपूत के दोस्तों की कमी नहीं, हर जगह मिलेंगे आपको वो। लेकिन हम आपके लिए ऐसे ऐसे लाए हैं बयान जिनको आप सुने और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं। यस प्लीज। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? हुकूमत को दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए, बुज़दिली से बाहर निकलना चाहिए। ये क्या बुज़दिली है? हाल में उनको, अगर हिंदू बनिया ने हमारे पिंडी में हमला किया है तो हमें उनके दांत कटे कर देने चाहिए। कि फार्म 47 की इलास्टिक की शलवार पहनी उन्होंने, नवाज शरीफ का क्या अंजाम है? कि फार्म 47 की इलास्टिक की शलवार पहनी उन्होंने, तो वो अब एक इररेलेवेंट इंसान, आप क्यों चाहते हैं कि वो कुछ बोलेंगे भी तो क्या उनके बोलने की हैसियत हो? यार देखें, आप बहुत बड़े अवामी रहनुमा हो, आपके पीछे बहुत पब्लिक सपोर्ट हो, तो फिर आपसे तवक्को की जाती है कि आप खड़े होंगे तो जरा अवामी सपोर्ट मिलेगी। तो सुन लिया आपने, 2 बयान तो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का है जो सदन में आज दिया है, और एक बयान आवाम का है कि फॉर्म 47 का कौन सा नारा है, वो क्या बोले थे, नाड़ा जो पहनने वाली, हाँ, वो सलवार का नाड़ा, 47 नंबर पहनते हैं, 47 नंबर समझते हैं, मतलब पेट 47 है, पेट बहुत बड़ा है। वो आवाम कह रही है इस बात का। इससे ज्यादा मैंडेटलेस गवर्नमेंट क्या हो सकती है जिसके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। तो बहन भाइयों, आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। फॉर्मर विंग कमांडर एस सुधाकरन, हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। कर्नल आरपी सिंह मेरे साथ इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। मेजर जनरल